नमस्कार, स्वागत है आप सबका न्यूज रूम लाइव में। मैं हूं आपके साथ शिपन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की, जहां पर इस एक घंटे में हम आपको तमाम बड़ी खबरों पर जो है उनसे रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो विशाखापट्टनम पहुंचेंगे आज शाम को 5 बजे के करीब। कई करोड़ रुपए की सौगातें जो हैं वो विशाखापट्टनम के वासियों को दी जाएगी। लगातार पीएम मोदी काम कर रहे हैं और जब से नए साल का आगाज हुआ है कई बड़े तोहफे पीएम मोदी लोगों को समर्पित कर रहे हैं। इसी के साथ आज एक रोड शो भी होगा जहां पर पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो है अपना शक्ति प्रदर्शन करती नजर आएगी। तो बिल्कुल इसके बाद सीधे आगे खबर को बढ़ते हैं, जहां पर अहम खबर जेपीसी की पहली बैठक को लेकर आ रही है। और आपको बता दें पहली बैठक वन नेशन वन लेकर होने वाली है, जिसमें 39 सदस्य जो है वो शामिल होंगे। और आज ये 11 बजे चर्चा शुरू होनी है और इसी को लेकर अगले 1 घंटे में चर्चा की जाएगी। क्या कुछ अहम इसमें रहने वाला है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की पूरी ज्वाइंट जो टीम है वो बनी है और इस कमेटी की आज 11 बजे बैठक होने जा रही है। बिल्कुल उसी के साथ साथ आपको HMPV वायरस के हवाले से भी अपडेट करेंगे, क्योंकि लगातार इसका संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करेंगे, बेंगलोर की बात करें, गुजरात, वेस्ट बंगाल और इस तरीके की तेलंगाना में भी 2 केसेस यहाँ पर सामने हैं। कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो पहला केस एक 8 महीने की बच्ची में संक्रमित वो है जो है वो पाई गई, पॉजिटिव पाई गई। लेकिन अब उसके बाद जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया और कौन से स्टेट में कौन से राज्यों में कितने केसेज आए हैं वो तमाम हम आपको जानकारी देंगे। तो बिल्कुल इसके बाद चर्चा होगी आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जिस तरीके से शीश महल पर अब चर्चा उठ पड़ी है। आपको बता दें यहाँ पर साफ तौर पर संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है, उनका ये कहना है कि सीएम आवास पर आई, यानी कि दिल्ली के सीएम के आवास पर अगर आएंगे तो देखिए वहां पर जो कहा जा रहा है स्विमिंग पूल के लिए कहा जा रहा है ऐसी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद हम पीएम के शीश महल जाना चाहेंगे और वहां पर देखना चाहेंगे कि आखिर क्या क्या मिलता है। तो इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है और लगातार एक दूसरे को गिराने की कोशिश विधानसभा चुनावों से पहले देखने को मिल रही है। इस पर भी चर्चा अगले 1 घंटे में की जाएगी। बिल्कुल वहीं पर अब बात उत्तर प्रदेश की भी होगी, क्योंकि लगातार योगी सरकार और जो पुलिस प्रशासन है, जो पुलिस विभाग है, वो एकजुट होकर काम कर रहे हैं और वहां पर जो कानून व्यवस्था है उसको सही ढंग से संचालित करने के लिए लगातार यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत कुछ बदमाशों की संपत्ति छूट की गई है। 1,51,00,000 की ये संपत्ति जो है वो पुलिस प्रशासन और अन्य जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके द्वारा छूट की गई है। कौन है ये बदमाश, आखिरकार इस पर ये कार्रवाई क्यों हुई है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे जहां पर सबसे पहले बात होगी पीएम मोदी की बड़ी सौगातों की, क्योंकि लगातार 1 जनवरी से लेकर आज इतने दिन बीत चुके हैं और लगातार पहले दिल्ली में वो पहुंचे, दिल्ली में 3 और 5 जनवरी को सौगातें दी गई। उसके बाद अन्य जिलों में भी उन्होंने सौगातें दी, जम्मू को रेल डिवीजन दिया, उसी के साथ साथ तेलंगाना को एक रेल डिवीजन दिया गया और आज पीएम मोदी विशाखापट्टनम को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का आज शिलान्यास और लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे और पुदिमदका में ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला भी रखेंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर विशाखापट्टनम को आज बड़ी सौगात जो है वो मिलने वाली है, जहाँ पर आपको बता दें कि पीएम मोदी के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला जो है वो रखी जाएगी और यहाँ पर ग्रीन मेथनॉल, ग्रीन यूरिया और एविएशन फ्यूल का प्रोडक्शन किया जाने वाला है। तो यहाँ पर रोजगार के हवाले से अगर बात की जाए, विकास के हवाले से बात की जाए तो एक बड़ी सौगात जहाँ 2 लाख करोड़ रुपए का ये हाइड्रोजन हब, ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला पीएम मोदी रखेंगे। और यहाँ पर आपको बता दें कि देश में लगातार जिस तरीके से सौगातें पीएम मोदी दे रहे हैं उसमें एक सौगात विशाखापट्टनम के लिए है। 2 लाख करोड़ की लागत से ये ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला जो है आज रखने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर पीएम मोदी जो है वो आज विशाखापट्टनम पहुंचेंगे और 5 बजे इनका एक रोड शो भी देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल बता दें पीएम की आंध्र प्रदेश को बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज शाम को पहुंचेंगे। 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात जो है आज देंगे विशाखापट्टनम। तो बिल्कुल आपको बता दें कि विशाखापट्टनम में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। हरित हाइड्रोजन केंद्र और औषधि पार्क प्रमुखता से शामिल है इस सौगात में।
बिल्कुल, पीएम मोदी रेलवे जोन की नींव भी आज ही रखेंगे, जहां पर कई अन्य सौगातें भी मिलने वाली हैं। अन्नकापल्ली जिले के पुरीमदका में हरित हाइड्रोजन केंद्र की आधारशिला आज पीएम मोदी रखेंगे। बिल्कुल, बता दें कि 3 चरणों में 65,370 करोड़ रुपए के निवेश भी आज विशाखापट्टनम वासियों को मिलेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे वर्चुअल तरीके से आपको बता दें कि नक्कापल्ली में 187 करोड़ की औषधि पार्क की आधारशिला जो है वो रखेंगे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर पीएम मोदी की आंध्र प्रदेश को बड़ी सौगात है। देश को दवा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कई बड़ी परियोजना जो है वो लाई जाएंगी। ब्लड ड्रग पार्क की स्थापना जो है आज सौगात में की जाएगी। बिल्कुल बता दें कि यहाँ पर 11,542 करोड़ रुपए के निवेश भी होंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि 2002 एकड़ भूमि पर बनेगा ब्लॉक ड्रग पार्क। बता दें कि यहाँ पर 54,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद भी है। शिलान्यास उद्घाटन समारोह के बाद पीएम मोदी रोड शो करेंगे। बता दें कि 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है, जिसको लेकर कि इंतजाम भी कर दिए गए हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय सिंह ज्वाइन कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर आज बड़ी सौगातें जो है वो पीएम मोदी द्वारा मिलने जा रही हैं। इसी बीच हम आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पर दिल्ली में शीश महल पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आएंगे। मीडिया को लेकर दिल्ली सीएम आवास संजय सिंह पहुंचने वाले हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती सामने रखी है। बीजेपी में पीएम का राजमहल दिखाए, ये तमाम बातें संजय सिंह कह रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर दिल्ली में शीश महल की बात प्रधानमंत्री आवास के लिए कही गई है, जहाँ पर संजय सिंह ने कहा कि मीडिया को लेकर सीएम आवास आए, वहाँ पर सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या है और क्या कुछ नहीं है, और यहाँ इसके बाद पीएम मोदी के शीश महल में भी लेके जाए कर रही है। और मैं उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं कहता, भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं कि इनका काम दिन रात झूठ फैलाने का है। तो पूरे देश में झूठ फैलाया गया। अरे मुख्यमंत्री के आवास में तो सोने की टॉयलेट बनी हुई है, मुख्यमंत्री के आवास में स्विमिंग पूल बना हुआ है, मुख्यमंत्री के आवास में मिनी बार है। तो आज आप लोगों के साथ चलेंगे और खोजेंगे कि वो स्विमिंग पूल कहां है, मिनी बार कहां है, कहां पर है सोने का टॉयलेट। पूरे देश को पता चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी का झूठ पूरे देश के सामने उजागर होना चाहिए, इसलिए आप लोगों के साथ अभी वहां पे चलेंगे। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स को फेल कर दिया है, उनका राजमहल देखने भी चलेंगे। राजमहल के अंदर उनके 5,000 सूट भी देखने चलेंगे, उनके 6700 जोड़ी जूते भी देखने चलेंगे। 200 करोड़ का झूमर जो लगा हुआ है, जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, वो झूमर भी देखने चलेंगे। और सोने के धागों से जो बढ़िया डिजाइन करके 300 करोड़ की कालीन बनाई गई है, उसको भी देखने चलेंगे। 10-10 लाख रुपए की पेन का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, देश के राजा करते हैं, वो भी देखने चलेंगे पेन। और आप जानते हैं कि राजा राजमहल में रहने वाले नरेंद्र मोदी जी 8,400 करोड़ के जहाज से चलते हैं, 2700 करोड़ के घर में रहते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में चलती हैं। तो वो भी देखने चलेंगे। आज आप लोगों के साथ चलेंगे। मुझे लगता है कि आज
का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरे देश के सामने सच्चाई आएगी, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की असलियत को जानेगा और आप सब भी जान पाएंगे कि वास्तव में झूठ क्या है और सच क्या है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न तो आप पूछें। एक सवाल सर ये है कि अभी जो आदिति है सर वो किस आवास में रहती है, एक बार क्लैरिफाई कर दें। उनका वो अपने निजी आवास में रह रही है या कहाँ पर रह रही है, और उनका AB 17 जो है वो सर कल इसके बारे में, आज विषय ये नहीं है, कल इसके बारे में मुख्यमंत्री आतिशी जी अपनी बात रख चुकी हैं। उनका आवास कैंसिल किया गया बता चुकी हैं। 3 महीने में 2 बार कैंसिल किया गया वो भी बता चुकी हैं। तो आज तो आपको हम जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है चीख के चिल्ला के सोने का टॉयलेट है जी, मिनी बार है जी, स्विमिंग पूल है, चल के देखेंगे। इसे वो रहती कहाँ है, ये सिक्योरिटी वहाँ पर बढ़ा दी गई है, कोई फ्लैट खराब है चाबी आप लोगों के पास है, और अगर नहीं है तो क्या रोज दिया है कि वो चाबी दे। देखिए, मसला कल और आज ये है कि अगर मुख्यमंत्री के आवास को देखा जा रहा है, कितना पैसा खर्च हुआ, कहाँ स्विमिंग पूल है, कहाँ मिनी बार है, कहाँ सोने का वॉशरूम है, तो हम दिखाने के लिए तैयार है। चलिए, और हम भारतीय जनता पार्टी। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, और यहाँ पर सीएम आवास और प्रधानमंत्री आवास को लेकर लगातार जो है ये बहस छिड़ रही है। कि एक तरफ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सीएम के आवास पर सोने का टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है, तो संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि मीडिया को लाइए और आइए देखिए कि वहां पर क्या कुछ है। और इसी में पीएम के आवास को लेकर भी कहा गया कि शीश महल में एक बार मीडिया को भी लेकर जाइए, हम भी देखना चाहेंगे कि वहां पर क्या कुछ है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आगे बढ़ते हैं, जहां पर भुवनेश्वर की अगर बात की जाए तो आपको बता दें भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत जो है आज से होगी और 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का शुभारंभ आज किया जाएगा। 2003 में मनाया गया था पहला प्रवासी भारतीय दिवस। बता दें कि यहाँ पर इससे 50 देशों से हजारों प्रवासी भारतीय हिस्सा लेंगे। और अगर बात की जाए अलग अलग देशों की, तो अलग अलग देशों से और अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आज शुभारंभ होने वाला है, जहाँ पर कि राज्य में इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बता दें कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटे थे, और इन तमाम चीजों को लेकर ये भारतीय प्रवासी दिवस जो है वो इस साल 18वां जो है वो मनाया जाएगा। बता दें कि यहाँ पर 2003 में पहला भारतीय प्रवासी जो दिवस है वो मनाया गया था, और आज इसका 18वां दिन और 18वां साल यहाँ पर इसका मनाया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें इसमें 50 देशों से हजारों प्रवासी भारतीय हिस्सा लेने आएंगे। और यहाँ पर आपको बता दें कि त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति यानी कि क्रिस्टिन कार्ला कंगालू इस सम्मेलन में वर्चुअली जो है वो अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी, और साथ ही साथ संबोधित जो है वर्चुअली उनके द्वारा किया जाएगा। और आज से ये शुरू होना है और 3 दिन का होगा, यानी कि 8 जनवरी को आपको बता दें कि सम्मेलन की शुरुआत युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम से होगी, जिसका आयोजन ओडिशा सरकार युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी में कर रही है। तो यहाँ पर पहले दिन की ये जानकारी है। बिल्कुल, दूसरा दिन 9 जनवरी का होने वाला है, जहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वो प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो कि प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष पर्यटक ट्रेन रहेगी, और ये दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना होगी और 3 हफ्तों तक कई अलग अलग जगहों पर ये ट्रेन जो है वो जाती नजर आएगी। तो बिल्कुल अगला जो है 10 जनवरी को होना है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू कई प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान भी देंगी।
तो यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार अलग अलग प्रदर्शनियों का उद्घाटन भी जो है वो किया जाएगा और यहाँ पर ये 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का शुभारंभ जो है वो किया जाने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर जेपीसी की पहली मीटिंग को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है और आज ये पहली बैठक होनी है और 11 बजे ये बैठक होनी थी और आपको बता दें कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की आज पहली बैठक है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित जेपीसी चर्चा जो है वो करेगी। 39 सदस्यों वाली जेपीसी में एक साथ से चुनाव पर चर्चा होनी है। तो बिल्कुल बता दें 27 सांसद लोकसभा से और 12 राज्यसभा के जो सांसद हैं वो इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में शामिल होने वाले हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए ये जेपीसी जो गठित की गई है इसकी चर्चा आज देखने को मिलेगी। इस पूरी बैठक में 27 लोकसभा के सांसद मौजूद रहेंगे और राज्यसभा के 12 सांसद जो है इसमें शिरकत करेंगे। एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन लगातार चर्चाओं का विषय बना है और इसके लिए संसद में पेश हुए 129वें संविधान संशोधन यानी कि अमेंडमेंट बिल को लेकर इसकी समीक्षा की जाएगी और इस समीक्षा के लिए बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसकी आज पहली बैठक देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल आपको बता दें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों अपने विचार जो है वो रख रहे हैं। जहाँ पर पक्ष का ये कहना है कि एक बार वन नेशन वन इलेक्शन एक ही समय पर करवाने से आचार संहिता जो है बार बार नहीं लगेगी, जो विकास के कार्य है उन पर रोक नहीं लगेगी और यहाँ पर खर्चा जो है काफी ज्यादा बचेगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का भी ये कहना है कि ये एक हथकंडा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉस जो है वो होगा क्योंकि कोई भी जनता खास तौर पर इसे सीरियसली नहीं लेगी। तो यहाँ पर दो अलग अलग पक्ष जो है वो रखे गए हैं। तो फिलहाल क्या है वन नेशन वन इलेक्शन आपको बताते हैं। बिल्कुल देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत करवाए जाएंगे। तो बिल्कुल एक ही दिन एक ही समय पर चरणबद्ध तरीके से वोट जो है जनता देने आएगी। बिल्कुल आजादी के बाद की बात की जाए तो तमाम चीजें यहाँ पर सामने आ रही हैं। जहाँ पर 1992, 1997, 1962 और 1967 में आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो हुआ था। बिल्कुल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पूरे देश में एक ही वक्त पर करवाए जाएंगे। यहाँ पर 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई थी। तो बिल्कुल बता दें कि आपको बताने की कोशिश करते हैं, इसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई थी। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा जो है वो टूट गई थी। लेकिन आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन की बड़ी बातें क्या कुछ है। मोदी कैबिनेट ने 12 दिसंबर को एक देश एक चुनाव बिल को मंजूरी भी यहाँ पर दी थी। तो बिल्कुल यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी की पहली बैठक है। विधेयक ने 2034 के बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा है। बिल्कुल आपको बताते चले कि यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या कुछ तर्क दे रहे हैं उस हवाले से भी बताएंगे। एक देश के चुनाव के लिए पक्ष और विपक्ष की क्या कुछ दलीलें देखने को मिल रही है उस हवाले से आपको बताएंगे। समर्थन करने वाले दलील दे रहे हैं कि चुनाव खर्च में कमी आएगी अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो। बिल्कुल और इसी के साथ जो विरोधी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि इससे संविधान के खिलाफ जो है वो तमाम जनता हो जाएगी और इसे संविधान के खिलाफ बताया जा रहा है। समर्थक कह रहे हैं कि मतदान जो है वो बढ़ेगा ताकि एक ही वक्त पर पूरा देश एक साथ वोट देने आएगा। देखो जबकि विपक्ष का ये कुछ कहना है कि इससे जवाबदेही कम होगी यानी कि अकाउंटेबिलिटी में कमी आएगी और तमाम चीजें कुछ नेगेटिव तरीके से जाती नजर आएंगी। समर्थकों का तर्क है कि आचार संहिता एक ही बार लगेगी। बिल्कुल आपको बता दें कि विरोध करने वाले लोगों का साफ तौर से कहना है कि 5 साल में एक बार चुनाव पर सरकार जो है वो निरंकुश हो जाएगी। समर्थन करने वाले दलों को कहना है कि इससे विकास के काम प्रभावित नहीं होंगे। बिल्कुल आपको बता दें तमाम चीजें सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा कही जा रही है। विरोधियों का मानना है कि इस एक देश एक चुनाव से क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी हो सकती है।
तो हमारे साथ हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आज जेपीसी की बैठक होगी, कौन कौन मौजूद रहेगा, क्या कुछ देखने को मिलेगा। उज्जवल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले बताइएगा जिस तरीके से आज जेपीसी की बैठक होगी, जो 27 सांसद जो हैं वो लोकसभा के होंगे और उसी के साथ साथ 12 सांसद जो हैं वो राज्यसभा से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। क्या कुछ लगता है किस तरीके से चीजें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आज पहली बैठक इस कमेटी की होगी? बिल्कुल ठीक शिवम, देखिए सारी जानकारी लगभग जो है वो आप दर्शकों को दे चुके हैं कि किस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज जो है वो पहली बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है वो जेपीसी की बुलाई गई है। और देखिए जो समय सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी वो 11 बजे के आसपास का समय था कि तमाम जो सांसद हैं उन सारे सांसदों को जो है वो 11 बजे के आसपास का समय दिया गया था कि जेपीसी के लिए जो है वो पहली बैठक बुलाई जाएगी। और देखिए इसकी जो अध्यक्षता है वो पीसी चौधरी कर रहे हैं, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। वो जेपीसी की जो संयुक्त कमेटी बनाई गई है उनकी जो है वो अध्यक्ष हैं। और इसमें जैसे कि जानकारी दी है कि संविधान के जो 129वां संशोधन विधेयक है उस पर कहीं ना कहीं जो चर्चा के लिए है ये बैठक बुलाई गई है। और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जो है संविधान में जो संशोधन करना है 2024 उसके लिए बैठक बुलाई गई है। और जो है केंद्र कानून मंत्रालय की तरफ से भी तमाम जितने भी जो लोग हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे, बताएंगे कि किस तरीके से जब वन नेशन इलेक्शन होगा तो कैसे जो है वो सरकार सोच रही है कि इसको अस्तित्व में लाया जाए। यहाँ पर जेपीसी की अगर बात की जाए तो फिलहाल दोनों तरफ अपने अपनी जो पक्ष है और विपक्ष है अपनी बातें रख रहे हैं, दोनों के अपने अपने विचार हैं। लेकिन यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन बिल जब बात की थी कि इस पर चर्चा होगी, ये उठाया जाएगा, तो सबसे पहली बात ये आई थी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ वोट जो है सारा खींचना चाहती है। तो ये एक बहुत बड़ा बयान था और इसको लेकर भी आज बैठक में टिप्पणी दी जाएगी, बवाल जरूर देखा जाएगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए जब मेरे को याद है जब शीतकालीन सत्र में इसको पेश किया गया था रूपाली, तो कहीं ना कहीं जो है संसद के शीतकालीन सत्र के अंदर हंगामा देखने को मिला था। तकरीबन 90 मिनट का जो बहस है वो किरण रिजिजू की तरफ से की गई थी। उसके बाद इसको जो है वो संसद के पटल पर जो है वो रखा गया था, पेश किया गया था। हालांकि उसके बाद जो है इसको जो है जेपीसी में भेज दिया गया था। सरकार ने पहले 31 सदस्य रखे थे लेकिन उसकी संख्या बढ़ाकर 39 करी। सरकार का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि तमाम जितने भी जो विपक्षी दल के सांसद हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, अपनी राय दें और सबकी सहमति के बाद ही जो है वो इस बिल को पारित किया जाए, पास किया जाए। लेकिन तमाम जितने भी विपक्ष के सांसद हैं वो लगातार इस पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि एक बार में अगर एक बार चुनाव होगा पूरे देश में तो इससे कहना कि जो मौजूदा सरकार है उसको जो है वो फायदा हो सकता है। और इसीलिए तमाम विपक्ष के जो सांसद है इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जेपीसी में देखिए अगर आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखेंगे तो प्रियंका गांधी वाड्रा का जो नाम है वो सबसे आगे है। और प्रियंका गांधी वाड्रा देखिए इस बार पहली बार जो है वो लोकसभा के अंदर पहुंची थी और अपनी आवाज जो है उन्होंने काफी ज्यादा मुखर तरीके से उठाई थी। और अब आज जेपीसी की बैठक होने वाली है। आज भी देखिए विपक्ष का सदस्यों की अगर बात की जाए हर पार्टी के यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो दो मेजर पार्टीज है उनमें जो अपने आगे विचार रखेंगे उनका किस तरीके से आपसी सामना देखा जा सकता है इस बैठक में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चेहरे जो सामने आगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं और तमाम नेता वो अपना पक्ष रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। संबित पात्रा भी जो है सदस्य जो कमेटी बनाई गई है जेपीसी का वो हिस्सा है। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे पीसी चौधरी जो कि खुद अध्यक्ष है बीजेपी के वो इसमें। फिर आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। उसके अलावा देखिए जो है वो सपा की तरफ से भी कई जो सांसद हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो जेपीसी की बैठक बुलाई गई है 11 बजे का, जैसा हमने समय बताया दर्शकों को कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि समय दिया गया है सांसदों को। तो जब बैठक होगी बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, सरकार कितना जो समझाने में विपक्ष के सांसदों को कामयाब होती है और विपक्ष के सांसद क्या कुछ अपनी बातें रखते हैं, ये तभी पता लगेगा जब ये मीटिंग ओवर होगी। बाहर जो है वो सांसद आएंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे, अपना पक्ष बताएंगे कि आखिर जो मीटिंग में है वो क्या कुछ बातें हुई हैं। ठीक है उज्जवल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। उज्जवल कुमार यहाँ पर अपडेट कर रहे थे जिस तरीके से आज जेपीसी की बैठक होगी। इस बैठक में अलग अलग सांसद अलग अलग पार्टियों से यानी कि राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से यहाँ पर शिरकत करेंगे, इस बैठक में भाग लेंगे और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तमाम चीजों पर चर्चाएं देखने को मिलेंगी। इस जेपीसी की मीटिंग का निष्कर्ष क्या कुछ निकलेगा वो भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आगे बढ़ जाएंगे। बात अब होगी HMPV वायरस को लेकर,
जो कि इस वक्त चर्चाओं का विषय बना है। बता दें कि HMPV वायरस को लेकर देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार हालात पर नजर रखे हुए है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा द्वारा कहा गया है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इसको लेकर बैठक की है। देहरादून में अलग से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, यानी कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जो है वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है HMPV वायरस को लेकर। तो बिल्कुल यहाँ पर सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो हालात है HMPV वायरस को लेकर उस पर पूरी नजर रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर HMPV वायरस को लेकर अगर बात की जाए तो ये कहा गया था कि ये संक्रमित जो है ज्यादा से ज्यादा अफेक्ट यानी कि जिस पर होगा वो 2 साल से नीचे के बच्चे हैं और इसका खास ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। लक्षण वही है यानी कि खांसी जुकाम। और यहाँ पर HMV के देश में 8 केस आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र के नागपुर में आपको बता दें कि 2 केस आए हैं। बिल्कुल बता दें कि ये जो नागपुर में केसेस आए हैं, एक 13 साल की लड़की है और दूसरा संक्रमित जो पाया गया है वो 60 साल का लड़का है। तो यहाँ माइनर्स पे ये वायरस जो है काफी ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। कर्नाटक में 2 और तमिलनाडु में भी 2 केस आए हैं। बिल्कुल बता दें कि HMPV वायरस के अभी देश में 8 केसेज हैं। पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1-1 केस पाया गया है। बता दें यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 1 है और वहीं पर गुजरात में भी HMPV वायरस के 8 मामले। पहला केस कर्नाटका में सामने आया, जहाँ पर उसमें 8 महीने का बच्चा जो है वो पॉजिटिव पाया गया। दूसरा केस भी कर्नाटक में आया, जिसमें 3 महीने की बच्ची संक्रमित पाई गई। बिल्कुल बता दें कि तीसरा केस गुजरात से सामने आया, जहां पर कि एकमात्र 2 महीने का बच्चा संक्रमित पाया गया। चौथा केस बंगाल में 5 महीने का बच्चा। बिल्कुल बता दें कि 5वां केस तमिलनाडु से सामने आया, जहां पर कि सलेम में लगभग 70 वर्षीय एक पुरुष जो कि बुजुर्ग अवस्था में है वो भी संक्रमित पाया गया। छठा केस आपको बता दें कि 45 वर्षीय पुरुष जो है वो संक्रमित पाया गया है चेन्नई में। तो बिल्कुल बता दें 7वां और 8वां केस नागपुर में 2 बच्चे संक्रमित पाए गए, यानी कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो 8 अलग अलग केसेस सामने आए हैं। लक्षण क्या कुछ है उस हवाले से भी आपको बता दें आपको कि 3 से 5 दिन में खांसी, नाक बहना, गले में खराश और बुखार, ये लक्षण है HMPV वायरस के। तो बिल्कुल ये सिम्टम्स सामने हैं आपके, वहाँ पर 3 से 5 दिन में खांसी होगी, नाक बंद होगा और खांसने और छींकने के लिए आप यहाँ पर ड्रॉपलेट यहाँ पर जो ड्रॉपलेट निकलते हैं उससे ये संक्रमित हो सकता है। बिल्कुल ऐसी वस्तुएं या सतहों को छूना जिन पर वायरस हो, इसको लेकर जो है काफी ज्यादा कहा गया है कि अलर्ट रहे। बिल्कुल मुंह, नाक या फिर आंखों को छूने से भी ये वायरस जो है वो फैल सकता है। तो यहाँ पर HMPV से बचाव कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल जैसे कोविड में था, यानी कि हाथ साफ रखना, बिल्कुल मास्क पहनना अनिवार्य होगा और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग करना भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इस HMPV वायरस में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से हम कोविड-19 की बात करेंगे, पेंडेमिक के रूप में निकलकर सामने आया, पूरे देश विदेश की बात करेंगे तो काफी सारे लोगों को इससे अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तराखंड से धनराज ज्वाइन कर चुके हैं और वहीं पर हकीम देशमुख महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं। पहले देहरादून की बात करेंगे, पूरे उत्तराखंड की बात करेंगे। धनराज बताइएगा, स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई है देहरादून में और किस तरीके से अलर्ट मोड पर सभी चीजों को रखा गया है HMPV वायरस के चलते? बिल्कुल शिफन, देखिए जो नया वायरस आया है HMPV, तो ये कहीं न कहीं लोगों को डराता हुआ नजर आ रहा है और उसको देखते हुए जिस तरीके से पूरे देश के अंदर 8 मामले निकलकर अभी तक सामने आ चुके हैं, तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं सुरक्षा की दृष्टि से उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि जिस तरह का वायरस है इससे कहीं न कहीं संक्रमित बढ़ने की आशंका है, क्योंकि उत्तराखंड को पर्यटन नगरी कहा जाता है और पर्यटक यहाँ पर दूर दूर से आते हैं और ऐसे में कहीं न कहीं ये संक्रमण जो है वो फैलने की आशंका यहाँ पर जताई गई है। लेकिन वही देखिएगा कि अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग को रखा गया है और स्वास्थ्य विभाग में भी जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि कल भी एक बैठक स्वास्थ्य विभाग की गई थी और जिसमें कहीं न कहीं इस वायरस को लेकर चर्चा की गई थी कि आखिर किस तरीके से इस वायरस से बचा जाए, क्योंकि जो शुरुआती लक्षण है इसमें वो सिर्फ खांसी, जुकाम और बुखार के ही लक्षण, यानी कि जिस तरीके से कोरोना में जो लक्षण आए थे वही लक्षण कहीं न कहीं इसमें भी देखने को मिल रहे हैं और इसको देखते हुए कहीं न कहीं जो बचाव के काम है वो भी कहीं न कहीं विभाग की तरफ से शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि तमाम अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हकीम, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए,
घनी आबादी वाला एरिया है, देश दुनिया से लोग जो है वहां पर आते हैं, वहां पर इस तरीके से अलर्ट जारी किया है या किस तरीके से वहां पर मेडिकल डिपार्टमेंट काम कर रहा है, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा आबादी है और संक्रमित ना हो कोई, इसको लेकर पहले से क्या कुछ तैयारियां कर ली गई है? पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। वो इसलिए भी है क्योंकि कोरोना की महामारी का सबसे ज्यादा असर जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिला था और इसको लेकर के सरकार कहीं न कहीं घबराई है और सरकार ये चाहती है कि अब जिस तरीके से कोरोना महामारी महाराष्ट्र में फैली थी उस तरीके से HMPV का जो है ये जो फैलाव है ये महाराष्ट्र में न हो और इसी के लिए खासी तैयारियां जो है महाराष्ट्र ने की है। कल आपात बैठक भी जो है वो सीएम ने बुलाई थी। जिस तरीके से आरोग्य मंत्री की हम बात करते हैं तो आरोग्य मंत्री वहां पर उपस्थित रहे। जो गाइडलाइंस है वो दी गई है। आरोग्य विभाग पूरे तरीके से जो है वो सतर्क है और इसका फैलाव ना हो इसके लिए काफी कुछ जो तैयारियां है महाराष्ट्र में हो चुकी है, क्योंकि दो जो मरीज है महाराष्ट्र के नागपुर में पाए गए हैं। इसी को लेकर के अलर्ट रहना जो है वो कहीं न कहीं सरकार समझती है कि आने वाले समय में अगर इसके मरीज बढ़ते हैं तो काफी मुश्किल होगी। हालांकि सरकार ने ये भी कहा है कि ये डरने वाली चीज नहीं है, ये HMPV इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है। जिस तरीके से कोरोना वायरस था उस तरीके से HMPV नहीं है और जिस तरीके से इसके बात करते 2001 में जो है ये कहीं न कहीं इसका आगाज हो चुका था और 2001 से वायरस जो है ये देश में है, तो इससे डरने की बात नहीं है। प्राइमरी लक्षण जो है वो सर्दी खांसी के इसके होते हैं, जिस तरीके से वायरल है या फिर आम ठंडी के दिनों में या शीतकालीन माहौल में जिस तरीके से सर्दी खांसी होती है उसी तरीके से सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं, जहाँ पर हमने देखा कि 3 महीने की एक छोटा बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है, 13 और 7 साल के बच्चे हैं और वहीं पर लगभग 70 वर्ष के एक बुजुर्ग भी जो है वो संक्रमित पाए गए हैं। अगर इन चीजों को हम इनका आंकलन करेंगे तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, युवा ही नहीं, बुजुर्ग अवस्था के लोग भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। तो किस तरीके से आप देखते हैं इन सभी चीजों को कि सभी आयु वर्ग के लोगों को कवर कर रहे हैं HMPV वायरस? बिल्कुल स्टीफन, देखिए जिस तरीके से देखा जाए जो ये संक्रमण है ये कहीं न कहीं अधिकतर बच्चों पर असर करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि अभी तक जो 8 केस आए हैं उनमें अधिकतर जो है बच्चे है कहीं न कहीं शामिल है और वहीं बुजुर्ग में भी एक में ये संक्रमण पाया गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक चाहे वो युवा हो कहीं न कहीं ये संक्रमित फैल सकता है। इसके लिए कहीं न कहीं सावधानी बरतना अति आवश्यक है। हालांकि अभी देखा जाए जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में एक भी केस ऐसा निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन अभी भी देखिए कहीं न कहीं जो उत्तराखंड की सरकार है वो कहीं न कहीं इसको लेकर चिंतित पहले से ही है और तमाम जो स्वास्थ्य विभाग है उसको अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं और उसके साथ ही जो अस्पताल है उनको भी व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए। यहाँ पर आपके महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो अभी महाराष्ट्र में नागपुर से 2 केस ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी वेदर कंडीशन भी उसी तरीके से है कि वायरल होने का खतरा है। तो यहाँ पर लोगों को कितना ज्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि कोविड हो चुका है, प्रिकॉशंस लोगों को पता है, तो एहतियात पहले ही बरत रहे ताकि इस तरीके की जो केसेस है वो ना आए। बिल्कुल प्रिकॉशन पूरे तरीके से लोगों में बरतने के लिए जो है सरकार कह रही है। कल भी जिस तरीके से आपातकालीन बैठक ली गई तो सरकार ने यही बात कही। आरोग्य मंत्रालय ने विशेष तौर से कहा था कि जो जिन लोगों को जो है वो छोटी सी सर्दी खांसी भी होती है वो अपने आप को जो है वो लोगों से दूर कर ले, भीड़ में ना जाए ताकि भीड़ में इसका फैलाव ना हो। हालांकि बीमारी को उतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ये भी सरकार ने और आरोग्य मंत्रालय ने कहा है, क्योंकि HMPV वायरस के एंटीडोट यानी कि जिस तरीके से हम इसकी बात करते हैं तो कहीं न कहीं 2001 से होने की वजह से है लोगों में इसकी शक्तियां जो है अंदर से लड़ने की एंटीबॉडीज जो है वो निर्माण हो चुकी है और इससे काफी कुछ जानने की जरूरत है। ठीक है टीम, बहुत बहुत शुक्रिया और धनराज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों के बारे से हम आपको अपडेट कर रहे थे जहाँ पर अभी तक पूरे देश में भारतवर्ष में 8 अलग अलग HMPV वायरस के केसेस सामने आ चुके हैं और सभी राज्यों यहाँ पर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एहतियात बरत रही है, जहाँ पर JP नड्डा द्वारा ये कहा गया जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री है कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो लेने की जरूरत है। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे। यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है जहाँ पर कि मुख्तार अंसारी के करीबी की संपत्ति लूट की गई है। बता दें कि यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए ये बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की गई। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि मऊ में करीब 1 करोड़ 51 लाख रुपए की संपत्ति जो है वो कुर्क की गई है
और यहाँ पर गैंगस्टर को लेकर अगर बात की जाए तो ये बड़ी कार्रवाई है और गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है और मुख्तार अंसारी की करीब 1,51,05,702 रुपए की जो कीमती, आपको बता दें कि यहाँ पर कुर्क जो है वो की गई है और अफजल अहमद और उसके भाई की संपत्ति पर कार्रवाई जो है वो देखी जाएगी। तो ये यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई मुख्तार अंसारी के करीबी पर की गई है, जहां जिसका नाम अफजल अहमद और उसके भाई की संपत्ति पर, आपको बता दें कि ये बड़ा एक्ट जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर ये कार्रवाई हुई है। तो बिल्कुल बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हमारे साथ अनुराग राय हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं मऊ से। अनुराग, आप बताइएगा किस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ देखने को मिला है, कितनी संपत्ति है और किसकी संपत्ति कुर्क की गई है, पूरी जानकारी दीजिएगा। हाँ, देखिए बता दें आपको जो है कि ये मुख्तार अंसारी गिरोह का सबसे सक्रिय सदस्य माना जाता था और इसके कोई बैकग्राउंड न होने के बाद भी लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर की इसकी संपत्ति थी, जिसको मऊ जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा जो है ये बताया गया कि नहीं, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, अवैध रूप से अर्जित की गई थी, जिसको 30 तारीख को माननीय जिलाधिकारी जी द्वारा इसकी स्तुति की गई कि नहीं, इसको इसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसी कड़ी में कल थाना कोतवाली और थाना मरता के पुलिस प्रशासन द्वारा इसकी लगभग 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ की संपत्ति जो है जब्त की गई। जी, यहाँ पर कितना बड़ा सवाल उठता है कि इस तरीके से 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है और यहाँ पर पिता के नाम पर ये संपत्ति जो है रजिस्टर करवाई गई थी, तो गैंगस्टर एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई है। तो अब यहाँ पर समझना कितना जरूरी है कि जिनके पास भी ऐसी संपत्तियां हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जी, जिस तरह से योगी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, उसी कड़ी में मऊ में लगातार मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी हो या फिर उनकी पत्नी जी हो या फिर उनके बेटे के द्वारा, यानी तमाम सहयोगी जो मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए हैं, वो कहीं न कहीं अवैध संपत्ति के द्वारा ही अपनी संपत्ति अर्जित की है। उसी कड़ी में जब से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जी जो दोनों लोग मिल के और इस जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको मऊ में और कानून का नियम जो है वो सिखाया जा रहा है इन बदमाशों को। एक तरह से कहा जाए कि मुख्तार अंसारी के जो सक्रिय सदस्य या मुख्तार अंसारी जो नाम मिट चुका है मऊ से, कभी मुख्तार अंसारी के यहाँ तूती बोलती थी, उसी का फायदा उठा के उनके ये गुर्गे जो है हर गरीब गुरुआ को डरा के गरीबों को जो है हरका के उनकी जमीनों पर कब्जा करना, अवैध तरीके से कब्जा करना, उसी कड़ी में ये कार्यवाही हुई है मऊ प्रशासन द्वारा। जी ठीक है, ठीक है अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जहां पर अफजल अहमद जो है उनके और उनके भाई पर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसी बीच बिहार से बड़ी खबर, जहां पर 12 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस सांसद पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान किया है और बीपीएससी एग्जाम के चलते बड़ी कार्रवाई, बड़ा ऐलान किया गया। महागठबंधन के नेताओं को भी यहाँ पर तमाम चीजें देखने को मिल रही है। बीपीएससी छात्रों के आंदोलन का ये पूरा मामला है, जहाँ पर कई दिनों से लगातार ये जो अभ्यर्थी हैं और कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी इन्हें लगातार सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से प्रशांत किशोर को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। सुबह 4 बजे धरना स्थल पर पुलिस पहुंचती है और इनको अपनी हिरासत में लिया जाता है और अब 12 जनवरी को लेकर ये बड़ा ऐलान किया गया है, जहां पर बिहार बंद का ऐलान पप्पू यादव जो कि कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने कर दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पर बीपीएससी छात्रों को लेकर अगर बात की जाए तो उनका मुद्दा अब लगातार बवाल बन रहा है, जहाँ पर पहले उनके समर्थन में प्रशांत किशोर आए, फिर उसके बाद पप्पू यादव आए, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि 12 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान जो है वो किया जाएगा और यहाँ पर पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर भी तर्ज कसा है, क्योंकि यहाँ अब किस तरीके से बीपीएससी छात्रों का मुद्दा न ही सिर्फ विद्यार्थियों का मुद्दा रह गया है, बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा जो है वो तब्दील हो गया है और यहाँ पर हर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां जो है अब सेकने लगा है। और 12 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान जो है कांग्रेस के सांसद पप्पू यादव ने किया। तो बिल्कुल आपको बता दें कि सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में जो है वो 12 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान किया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार ज्वाइन कर चुके हैं। अमित, आप बताइएगा पूरी क्या कुछ जानकारी है, जहां पर लगातार ये मामला तूल पकड़ रहा है। पहले हमने देखा कि यहाँ पर गिरफ्तारियां हुई, बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन की वजह से किसकी मदद से उन पर पानी की बौछारें हुई
और अब बिहार बंद का ऐलान 12 जनवरी को किया गया है। और जी देखिए, बिल्कुल बीपीएससी पीटी परीक्षा पूर्ण रूप से राजनीतिक रूप ले चुका है और सुप्रीम कोर्ट जब याचिकाकर्ता पहुंचे कल, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से मना करते हुए हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। जिसके बाद पप्पू यादव की राजनीति अब चरम पर है और उन्होंने 12 तारीख को देखिए बिहार बंद का ऐलान किया है। इससे पहले 9 तारीख को सभी जिला मुख्यालय पर धरना का कार्यक्रम होगा, जिसमें तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं उनको निमंत्रित किया गया है, आमंत्रित किया गया है कि ये विद्यार्थी का मुद्दा है, बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा है। तमाम विपक्षी दल एक मंच पर आए, एक साथ आए और विद्यार्थियों की हक की लड़ाई में शामिल हो। तो देखिए, आने वाले समय में बिल्कुल जो विधानसभा चुनाव है तो उसमें निश्चित तौर पर अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा विधानसभा चुनाव के दरमियान भी देखा जा सकता है। हालांकि पप्पू यादव ने राज्यपाल से मिलकर सभी तथ्यों को राज्यपाल के सामने रखा है। बिहार के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, तो उनको सभी मामलों से अवगत कराया है और राज्यपाल ने भी इस मामले को परत इसको लेकर जो है खुलासा करने की बात कही है, जांच करने की बात कही है। लेकिन अब चूंकि मामला पूर्ण से राजनीतिक हो चुका है तो आने वाले समय में देखना होगा क्या कुछ नया देखने को मिलता है। पप्पू यादव की अगर बात की जाए, वो प्रशांत किशोर का घेराव कर रहे हैं, तो यहाँ पर साफ तौर पर बीपीएससी के छात्रों का जो अपना मुद्दा है वो पीछे रह रहा है। अब ये राजनीतिक मुद्दा बन रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे, हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि गांधी मैदान प्रतिबंधित क्षेत्र है किसी भी धरना प्रदर्शन के लिए। लेकिन प्रशांत किशोर का सीधे तौर पर यह कहना था कि हम न धरना कर रहे हैं न प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अनशन कर रहे हैं, हम गांधी की राह पर हैं और अनशन करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। तो एक तरफ प्रशांत किशोर की राजनीति भी जो है कुछ दिनों के लिए चरम पर रही, लेकिन पप्पू यादव हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद के सुपुर्द तेजस्वी यादव हो, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार का रह चुके हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हो या फिर माले के लोग हो, तो तमाम लोग अब इस राजनीति में कूद चुके हैं। और बिहार में जब बिहार बंद की बात सामने आई है तो निश्चित तौर पर अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विद्यार्थी का मुद्दा कहीं पीछे छूट चुका है और राजनीति आगे आ चुकी है, राजनीति चरम पर है। ठीक है, यहाँ पर अमित बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर लगातार बीपीएससी विद्यार्थियों की अगर बात की जाए, जो अभ्यर्थी है उनका मुद्दा अब लगातार उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकी जा रही है। संभल के बाद सहारनपुर में अब बावड़ी मिली है, अब संभल के बाद सहारनपुर में ये मुद्दा उठ रहा है। मठ मंदिर खोजो अभियान से इसकी पहचान हुई थी, हिंदू संगठनों ने प्राचीन बावड़ी जो है वो खोजी है। तो यहाँ मंदिर मस्जिद जवाब में एक और बड़ा खुलासा। बिल्कुल बता दें कि संभल के बाद अब सहारनपुर के चिलकाना इलाके के पटनी में एक प्राचीन बावड़ी को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है और बजरंग दल और साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद ने ये दावा किया है कि ये बावड़ी सैकड़ों साल पुरानी है और हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक है। और संगठनों का ये भी कहना है कि इस बावड़ी पर मुस्लिम समुदाय ने कब्जा कर लिया और चारों तरफ घर बनाकर इसे ढक दिया है। अब देखिए, संभल के बाद ये मुद्दा जो है वो सहारनपुर में उठने लगा है, जहाँ पर मंदिर और मस्जिद विवाद एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। मठ मंदिर खोजो अभियान से इस पूरे बावड़ी की पहचान हुई है, जहाँ पर हिंदू संगठनों ने कई प्राचीन बावड़ियां खोजने का काम किया है और चारों ओर घर बनाकर बावड़ी ढकने का आरोप यहाँ पर मुस्लिम पक्ष पर साफ तौर से लगाया गया है। बता दें कि मुस्लिम समुदाय पर इस पूरे इलाके पर कब्जा करने के आरोप जो है वो लगाए गए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर संभल के बाद अब सहारनपुर में देखिए किस तरीके से बावड़ी ढकने का आरोप मुस्लिम समुदाय पर लगाया गया है और यहाँ पर कहा गया कि बावड़ी को ढकना चाहा। यहाँ पर अब विवाद किस तरीके से खड़ा होगा, क्योंकि मठ मंदिर खोजो अभियान से इसकी पहचान हुई है और संभल में पहले ही देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ये रिलीजियस तरफ एंगल जो है वो जा रहा है, लेकिन पॉलिटिकल एंगल भी इसका देखा जा सकता है, जहाँ पर राजनीति की जा रही है और एक के बाद एक बड़े खुलासे, एक के बाद एक बड़ी खोज। कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय दोनों के अपने विचार सामने हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता काशिफ खान ज्वाइन कर चुके हैं सहारनपुर से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। काशिफ, आप बताइएगा, जहाँ पर पहले संभल का मुद्दा गरमाया,
सड़कों से सांसद और सांसद से लेकर सोशल मीडिया तक ये मुद्दे पर हमने बवाल देखा। अब एक बार फिर से सहारनपुरी मठ मंदिर खोजो अभियान के तहत कुछ बावड़ियां प्राप्त हुई हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल रूपाली, ये सहारनपुर का कल ही ये मामला सामने आया जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ लोग जो हैं जिलाधिकारी सहारनपुर से मिले हैं। उनका आरोप है कि जो चिलकाना में एक पटनी गांव पड़े वहां पर एक बावड़ी जो है मुस्लिम समुदाय के द्वारा उसे क्षतिग्रस्त किया गया है। उस पर आज के वर्तमान समय में वहां पर कूड़ा डाला जा रहा है और उस बावड़ी को क्षतिग्रस्त करके इन्होंने जो है उसका घेराव कर रखा है कूड़े से। तो कहीं ना कहीं एक बड़े आरोप विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने लगाए हैं। उन्होंने इसकी मांग भी की है कि एएसआई से इसका सर्वे कराया जाए। एएसआई से सर्वे कराकर जो भी सामने तथ्य आते हैं बावड़ी के होने के, उन पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाए। जो हरीश कौशिक जो है बजरंग दल के प्रांत बलोपासना प्रमुख जो है वो कल कुछ लोगों को, कुछ स्थानीय लोगों को लेकर पहुंचे थे जिलाधिकारी कार्यालय, जहां पर उन्होंने डीएम से मिलकर इस बावड़ी को कब्जा मुक्त कराने की मांग रूपाली की है। अभी अधिकारियों ने इसमें जांच के आदेश दिए हैं। अब जांच के बाद ही ये चीज सामने आएगी कि इसमें क्या होना है और क्या चीज। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जब मंदिर मस्जिद विवाद एक जगह उठा, उसके बाद ही एक के बाद एक खुलासे होने लगे। उससे पहले ये बजरंग दल की बात की जाए या फिर हिंदू परिषद की बात की जाए, ये बावड़ियां पहले भी खोजी जा सकती थी, ध्यान पहले भी दिया जा सकता, क्योंकि ना ही सिर्फ हमें एक पक्ष की बात करनी होगी, दोनों तरफ सोच के चलना होगा। और यहाँ पर प्रॉपरली अगर एक समुदाय को अटैक किया जाता है या ये कहा जाता है कि उन्होंने छुपाने की कोशिश की, तो ये भी जवाबदेही वाली बात है। ये सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ना होगा, एएसआई पर छोड़ना होगा कि रिपोर्ट वो देंगे। बिल्कुल रूपाली, आप जैसा आपने कहा कि एक पक्ष को, एक समुदाय को टारगेट करना ठीक नहीं है, उसी प्रकार से यहाँ कुछ दिन पहले भी एक गोटेशाह सहारनपुर के ही शहर में थाना मंडी इलाके में एक मंदिर की खोज जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने की थी। हालांकि आजकल वहां पर पूजा पाठ की जाती है, लेकिन कई वर्षों से वो मंदिर जो है वीरान पड़ा हुआ था, उसमें कोई पूजा पाठ नहीं हो रही थी, कोई साफ सफाई का कार्य नहीं हो रहा था। उसके बाद में संबल की घटना सामने आने के बाद अब जो अभियान मठ मंदिर खोजो का चलाया है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने, उसमें कहीं ना कहीं एक समुदाय को लेकर जो है कहना आपका सही है कि टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो शासन प्रशासन और जैसा आपने कहा सुप्रीम कोर्ट और एएसआई का ये कार्य है कि वो किस प्रकार से अब आगे इसमें। ठीक है काशी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रोकना चाहूंगी, दिल्ली में शीश महल का मुद्दा जो है वो गर्माता नजर आ रहा है, जहाँ पर दिल्ली सीएम हाउस के बाहर आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। धरने पर बैठे संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, ये दोनों आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी ने शीश महल का वीडियो वायरल किया, जिसके बाद ये पूरा मुद्दा गर्माता नजर आया। बीजेपी बोल रही है कि आम आदमी पार्टी का जो सीएम हाउस है वो देखा जाए, जहां पर अब ये फिर से मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर सवाल एक ये भी बनता है कि राजनीति की अगर बात की जाए, लोगों के लिए काम करने के लिए पार्टीज बनाई जाती है, लोगों के मुद्दे पर बात की जाती है, यहाँ आपसी आवाज को लेकर लड़ाई हो रही है। जहाँ एक शीश महल कहा जा रहा है तो दूसरा ये कहा जा रहा है कि सोने के टॉयलेट है। तो ये किस तरीके से अब एक दूसरे पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। धक्का मुक्की तक की राजनीति देखी गई, पर्सनली अटैक करने की देखी गई, चाहे सीएम हाउस हो अब या फिर शीश महल यानी कि पीएम आवास की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर इसको लेकर अब जो धरना प्रदर्शन है वो देखा जा रहा है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में लगातार बीजेपी ने शीश महल का वीडियो जो है वो जारी कर दिया है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि आखिरकार ये राजनीतिक पार्टी जो है वो एक दूसरे को प्रूफ देने में लगी हुई है। जहाँ पर अगर अरविंद केजरीवाल की बात की, उनकी पोस्टर लाई जाते हैं, फिर वो अपने अकाउंट पर उन्हें वोट बनाते हैं। अब यहाँ पर एक दूसरे के शीश महल चाहे या पीएम आवास की बात की जाए या फिर सीएम आवास की बात की जाए, तो वीडियो जो है वायरल की जा रही है, प्रूफ जो है वो दिए जा रहे हैं, लेकिन बयानबाजी जो है वो नहीं रुक रही है। तो ये दिल्ली की सियासत में सत्ता की कुर्सी पाने के लिए किस तरीके से ये राजनीतिक दल उतर रहे हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है।
तो बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें आपके सामने जहां पर कि आम आदमी पार्टी का धरना देखने को मिल रहा है। सीधे आप तौर पर देख सकते हैं संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज की सरबराही में, उनकी अध्यक्षता में पूरा धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता और उनके समर्थक सड़कों पर उतर चुके हैं और लगातार धरना दिया जा रहा है। दिल्ली में शीश महल का मुद्दा गर्मा रहा है, जहाँ पर सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली सीएम हाउस से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कि आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के समर्थक धरने पर बैठे हैं, लेकिन वहीं पर पुलिस प्रशासन इनको रोकने का प्रयास कर रही है। आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है, हल्की फुल्की धक्का मुक्की के आसार भी है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली सीएम हाउस से ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपके सामने थी, जहाँ पर शीश महल के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता कार्यकर्ता हैं वो अब सड़कों पर आ चुके हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज जो है वो धरने पर बैठे हैं। वीडियो जो है सीएम आवास का वायरल किया जा रहा है, पीएम आवास का वायरल किया जा रहा है और एक दूसरे को प्रूफ दिए जा रहे हैं कि अगर सीएम आवास की बात की जाए तो वहाँ पर कोई सोने का टॉयलेट नहीं है, वहाँ पर कोई स्विमिंग पूल नहीं है। शीश महल दिखाए, मीडिया को वहाँ पर लेके जाए, तो यहाँ पर ये राजनीति जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पार्टी भाग रही है, उल्टा भाग रही है। 3-3 लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी, पानी फेंकने वाले फुवारे लगा दिए, डीसीपी एडिशनल डीसीपी को खड़ा कर दिया, पूरी की पूरी जो है इसको जो है आपने जो है बॉर्डर बना दिया। क्यों बना दिया? कि मीडिया ना जा सके। अरे भाई आप दिखाइए स्विमिंग पूल कहाँ पे है, मीडिया वाले भी देख लें। बार कहाँ पे है, हमें भी पता चल जाए। हम तो जाते थे, हमें तो दिखा नहीं, हो सकता कि छुपा हुआ हो, तो हम भी देख लें। टॉयलेट सोने के हैं, हमने तो देखे नहीं, हमने तो इस्तेमाल भी किए, मगर अगर है तो ढूंढा जाए, आपके साथ ढूंढा जाए, और अगर नहीं है तो उस सब को हम प्रधानमंत्री आवास में ढूंढे। कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप है 33 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आवास बना। चलिए आपकी बात ऊपर की हमने। ये भी कहा जा रहा है कि 2700 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, 2700 करोड़ रुपए में। तो भैया वो प्रधानमंत्री आवास भी देखेंगे हम, मुख्यमंत्री आवास भी देखेंगे और पब्लिक को दिखाएंगे, और पब्लिक खुद तय कर ले कि अगर आवास और निवास पर ही वोट डालना है दिल्ली का, तो दोनों के आवास निवास दिखा दिए जाए और पब्लिक उसी के ऊपर वोट डाल ले। हम तो चाह रहे थे कि बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे 2100 रुपए, महिलाओं पे, सीनियर सिटीजन के इलाज पे, पुजारियों के 18,000 रुपए पे चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी कह रही नहीं, मुख्यमंत्री के निवास पे चुनाव होना चाहिए। तो हमने कहा भैया एक ही दिल्ली में उसी कोरोना के समय सरकारी पैसे से 2 निवास बने हैं, प्रधानमंत्री का निवास बना है, मुख्यमंत्री। तो आपको बता दें सीधे तौर पर आप सौरभ भारद्वाज प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ आए, अपना निवास जो है दिखाइए, हमें भी दिखाइए, मीडिया को भी दिखा के देश को प्रचार कीजिए। तो देखते हैं, यहाँ की चाबी कह रहे हैं जेई के पास है, प्रधानमंत्री निवास की चाबी तो प्रधानमंत्री जी के पास हो। तो हमारे साथ केशव मोहन मिश्रा हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं दिल्ली से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बवाल कहां से शुरू हुआ और कहां तक पहुंचा है। केशव बताइएगा, कभी सीएम हाउस की तस्वीरें साझा की जाती हैं और पीएम हाउस में भी जाने की बात कही जा रही है। दिल्ली विधानसभा के चलते अब सियासत लगातार गरमा रही है, पोस्टर वॉर देखने को मिला, अब यहाँ पर एक और मुद्दा खड़ा हो चुका है। क्या कुछ जानकारी है, बताइएगा। जो मुख्यमंत्री आवास है वहाँ दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज, राज्यसभा सांसद संजय सिंह वहाँ पहुंचे थे और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे। जो शीश महल का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव में उठाने की कोशिश कर रही है, उस मुद्दे पर कल राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि हम आज मुख्यमंत्री आवास दिखाएंगे और हम ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास कैसा है। और जब वो वहां पहुंचे उसके बाद उन्होंने देखा कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने उन्हें मना कर दिया कि बंगले में जाने की एंट्री नहीं है, अनुमति नहीं है। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर लगातार राजनीति जोरों पर है। एक तरफ जहां पर दिल्ली के सीएम आवास की तरफ जाने वाले कई रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है, संभावना ये थी कि कार्यकर्ताओं को रोका जा सकता है, कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश हो सकती है, भाजपा कोई आम आदमी पार्टी कोई बड़ा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद अब जब आज राज्यसभा सांसद संजय सिंह अचानक मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और उन्होंने ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है, उसके बाद से दिल्ली की राजनीति में उथल पुथल मची।
केशव, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अब ऐलान हो चुका है, यहाँ पर किसी को किसी के आवाज से लेना देना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये है कि दिल्ली की सियासत की कुर्सी कैसे पकड़ी जाए, तो इसीलिए एक दूसरे को गिराने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इस पर क्या कुछ आप कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में सियासी राजनीतिक सरगर्मियां इस वक्त तेज है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आम आदमी पार्टी को भाजपा घेरने की कोशिश कर रही है। उसमें से शीश महल ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसमें दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया है। कल राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि हम मुख्यमंत्री आवाज दिखाने के लिए तैयार हैं, उसके बाद हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री अपना आवाज भी दिखाए। जो आरोप दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवाज जो है वो शीश महल जैसा है, वहाँ 9-9 लाख रुपए के टॉयलेट है, 7 लाख रुपए के पर्दे हैं, तो इन तमाम चीजों को लेकर जब संजय सिंह वहां पहुंचे, उन्होंने चाबी मांगी, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने चाबी देने से इनकार कर दिया। बहरहाल अब इस पूरे प्रकरण पर राजनीति जोरों पर है। देखना ये होगा कि आखिरकार दिल्ली की सियासत कई मुद्दों को लेकर जो लगातार गरमा रही है, इसका अंजाम क्या होता है। तो बिल्कुल यहाँ केशव, क्या लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ऑलरेडी कई समय से सत्ता में है यहाँ दिल्ली की, तो भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रैटेजी एजेंडा वाइज मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि घोटाले भी बीच में लाए जा रहे हैं, योजनाएं भी बीच में लाई जा रही हैं, अब आवास का मुद्दा उठा दिया है, तो ये रुकने वाले नहीं है इन विधानसभा चुनावों से पहले, ताकि जनता का माइंड जो है वो डाइवर्ट किया जा सके। देखिए, दिल्ली में बिल्कुल चाहे भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, कई बार एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती रही है और बीजेपी में ऐसा हुआ भी है कि कांग्रेस दिल्ली के लोगों के एजेंडे को यहाँ पर रोकना चाहूंगी आपको केशव। संजय सिंह मीडिया के साथ सीएम आवास के लिए निकल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जनता जो है वो देखना चाहती है कि पीएम आवास में क्या कुछ है। दिल्ली में राजनीति जो है वो गरमा चुकी है, सीएम वर्सेस पीएम आवास की राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि संजय सिंह मीडिया के साथ पीएम आवास के लिए निकल चुके हैं और पीएम आवास को दिखाने की कोशिश अब की जाएगी। उन्होंने कहा है कि पीएम आवास में क्या कुछ है वो भी तस्वीरें मीडिया के माध्यम से हम सार्वजनिक करेंगे, पब्लिक डोमेन में लाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के सीएम का आवास यहाँ पर साझा किया गया, उसकी वीडियो वायरल की गई, अब संजय सिंह और साथ ही साथ जो तमाम आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता है, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की वीडियोस भी सार्वजनिक की जाएं, उनके वॉशरूम में क्या कुछ है, उनके घर के अंदर क्या कुछ है, वो भी लोगों के सामने लाया जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर पर सीएम वर्सेस पीएम आवास वाली राजनीति देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये भी है कि किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर चंडीगढ़ विधानसभा अधिकारी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ओरिएंटेशन सत्र में जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज चंडीगढ़ में शामिल होंगे, जहाँ पर कई मुद्दों पर चर्चा जो है वो की जाएगी और सेक्टर 26 में यानी 26 में ये ओरिएंटेशन सत्र जो है वो आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल बता दें कि चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर विधानसभा अधिकारी ओरिएंटेशन सत्र का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस ओरिएंटेशन सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और सत्र में कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चाएं देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ओरिएंटेशन को लेकर बात की जाए, भाजपा जिला प्रधानों की अहम बैठक आज होने वाली है चंडीगढ़ में, जहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक जो है वो की जाएगी, ओरिएंटेशन सेरेमनी जो है वो होगी और यहाँ पर आज चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में ये होने वाली है। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिला प्रधानों की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बता दें कि चंडीगढ़ में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का भी आयोजन होगा। लगातार आपको बड़ी खबरें बता रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस सम्मेलन में भाग लेंगे और दोपहर 12 बजे ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन होगा, यानी कि अभी से कुछ ही मिनटों बाद इसका आयोजन होगा। हरियाणा टीम को हरी झंडी प्रधानमंत्री यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो दिखाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर ये आज युवा सम्मेलन होने वाला है। तो चलिए फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हमारे साथ।